सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया आरआरबी ग्रुप डी अल्टीमेट लाइव टेस्ट 19 के नाम से, ठीक है जी। अ, तो आप सबको पता होगा कि हम ग्रुप डी की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, लाइव मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ चल रही है, इसको रेगुलर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके जो पहले के मॉक टेस्ट हैं वो भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर उस प्लेलिस्ट से आप सारे इससे पहले वाले मॉक के सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है जी। और आपको पता है यार, रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से रेगुलर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है। बाकी और दूसरे कोई भी मॉक टेस्ट लगा नहीं पा रहे हैं, तो आज भी मैंने सोचा ग्रुप डी का चल रहा है कंटिन्यू, तो इसको किया जाए। तो इसके लिए टाइम निकाला, इसको लगाएंगे। बाकी एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी किया जाए। और हाँ, काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि भाई ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगाया जाए, ठीक है। तो भाई इस पे पेड है ये, प्रीवियस ईयर का जो मॉक टेस्ट है वो पेड है इस पे टेक्स्ट बुक पे। और आप लोग थोड़ा समझिए चीज़ों का ना, पेड मॉक टेस्ट ऐसे ऐसे यूट्यूब पे नहीं लगाए जा सकते ना, ठीक है। बाकी हाँ, मैं कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना, उसका सॉल्यूशन लेके आया जाए, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। वो कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन आपको कराया जाए, है ना। तो चलिए फिर बाकी सारा टाइम बिना खराब किए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, इंग्लिश में पढ़ लेना। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन दिखा दूंगा, बाकी सॉल्यूशन हम देखेंगे हिंदी में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा तो देखें। तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, +10। इसके बाद यहाँ पे कितना है, +18। इसके बाद कितना है यहाँ पे, 30 40 50 +26। इसके बाद यहाँ पे कितना है, 60 70 80 90 30, तो +34। और इसके बाद 42, ठीक है। तो ये गैप चल रहा है, तो देखिए कितने कितने का गैप पे गैप आ रहा है। गैप में है +8 +8 +8 और ये +8, यानी कि गैप में भी 8 8 का गैप बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 8 का गैप बढ़ेगा तो 50 बढ़ जाएगा, तो +50 हो जाएगा। +50 यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 5 और 3 8, 182। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एक वृत्त के रूप में 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस रेशियो में है। आयत का क्षेत्रफल बताना। एक वृत्त के रूप में कोई वो है, ऐसे वृत्त के रूप में क्या है ये, एक तार है, ठीक है। तो ये जो तार है ना, ये वृत्त के रूप में है, और इसका व्यास जो है ना, व्यास ऐसे मोड़ा गया है इसको। इसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना, 7 सेंटीमीटर इसका क्या है, व्यास है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी 3.5, ठीक है। तो इसने बोला क्या है कि जो मोड़ा हुआ तार है ना ये, इसका क्या बोला था इसने, हाँ, इससे आयत बनाया गया है। ये जो आप मानो यहाँ से शुरू है तार, और ये सारा ये जो मोड़ दिया ना यहाँ से यहाँ तक, ये इसी इसी तार को एक आयत बना दिया गया है, ठीक है, मोड़ के। तो आप एक बात बताओ, जो तार है उसकी लेंथ तो वही रहेगी ना जो पहले थी। तो ये जितनी इसकी लेंथ अभी यहाँ पे है सर्कुलर शेप में, उतनी लेंथ यहाँ पे रहेगी। तो यानी कि इसकी परिधि और इसका परिमाप बराबर होगा, ठीक है। तो इसकी परिधि निकाल लेते हैं कितनी होगी इसकी। तो 2 × पाई और इंटू आर। आर कितनी है, 7/2, ठीक है। ये 7 से 7 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। तो इसकी रेडियस परिधि कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 22 सेंटीमीटर ही क्या होगा, उस आयत की परिधि यानी आयत का परिमाप होगा इतनी, क्योंकि तार की लंबाई तो नहीं बदली है, ठीक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है,
ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लूँ 6x, इसको मान लूँ 5x, तो कितना हो जाएगा परिमाप? 6x प्लस 5x का डबल हो जाएगा, है ना। 2 × L + B होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 11, और 6×5 = 11, x बराबर 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1 आ गई। ठीक है। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो आपसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल, तो 6×5 = 30, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 6 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी, 5 की 5 हो जाएगी। ये बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। ठीक है। 5 मित्र हैं, अमित ये सब, ठीक है, पेशे से ये अलग अलग। ठीक है। एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि शेप क्या है और कैसे बैठे हैं। ठीक है। कितने लोग हैं? 5 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है। बबलू बॉक्सर है और दीपक डॉक्टर है, पर पता नहीं कहाँ बैठे हैं। ठीक है। अमित चिराग के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो चिराग अगर यहाँ बैठा है, मान लो चिराग यहाँ बैठा है, तो अमित चिराग के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो दाईं से दूसरे स्थान पर कहाँ बैठा है? अमित यहाँ पे बैठा है अमित। ठीक है। जो कि कोच है, तो अमित क्या है भाई? ये कोच है आपका। ठीक है। बॉक्सर कभी भी कोच के निकटतम नहीं बैठ सकता, तो बॉक्सर ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, तो या तो ये बॉक्सर होगा या फिर यहाँ बॉक्सर बैठा होगा। ठीक है। और बॉक्सर ऊपर दे रखा है ऑलरेडी कि बबलू बॉक्सर है, तो चिराग बॉक्सर नहीं है, तो यहाँ पे बबलू आ जाएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे बबलू आ जाएगा, जो कि क्या है आपका? बॉक्सर है। ठीक है। अब क्या बोला? दीपक डॉक्टर है। दीपक कहाँ पे है? नहीं दिख रहा। ठीक है। बॉक्सर कोच के पास नहीं बैठा है। ठीक है। डॉक्टर और बॉक्सर परस्पर निकटतम पड़ोसी हैं, तो बॉक्सर यहाँ पे है तो डॉक्टर यहाँ पे होगा, और डॉक्टर का नाम है दीपक। ठीक है। अरे यार, तो दीपक भाई यहाँ बैठ गए हमारे। ठीक है। बोला क्या? चिराग के निकटतम दाईं ओर, तो चिराग के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? जो अभी तक कहीं नहीं बैठा वो यहाँ पे बैठा होगा, तो दीपक बैठ चुका, बबलू जी बैठ चुके, अमित बैठ चुका, एकलव्य नहीं बैठा, तो यहाँ पे एकलव्य बैठा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी की आय क्यू की आय का 250% है। पी की आय क्यू की आय का 250% है। पी और पी का व्यय क्यू के व्यय का इतना परसेंट है। पी की आय क्यू के व्यय का इतना परसेंट है। ठीक है। तो मान लो इसमें ना, आप ऐसे करोगे, आज इक्वेशन बना के करोगे तो टाइम लगेगा। आप मान लो जैसे इसने कहा पी की आय क्यू की आय का 250% है, तो देखो 250% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5×5 = 25। तो पी की आय, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी और क्यू। ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ इनकी इनकम। ठीक है। पी की आय क्यू की आय का 250% है, तो अगर क्यू की आय 2 हुई तो पी की आय कितनी हो जाएगी? 5। ये निकाल लिया ना मैंने 250%। पी की आय क्यू की आय का 250% है, तो क्यू की आय अगर 2 है तो पी की आय इतनी हो गई। ठीक है। पी का व्यय, अब यहाँ पे लिख लेते हैं इनका खर्च, और यहाँ पे लिख लेते हैं इनकी बचत। ठीक है। अब इसने बोला पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है, हमें पता नहीं कि क्यू का कितना व्यय है, तो आगे चलते हैं। यदि पी की आय क्यू के व्यय का 400% है, जो पी की आय है वो क्यू के व्यय का, यानी इसके खर्च का 400% है ये। ठीक है। तो आप क्या करो, इसको ऐसी वैल्यू बना लो जो 400% आप कह सको, यानी कि 4 गुना हो जाए, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों हमने रेशियो में ले रखे हैं, 5:2 में। तो अब ये कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। अब भी इसका 250% बना रहा। ठीक है। अब इसने बोला क्या कि पी की आय यानी पी की इनकम क्यू के व्यय का 400% है, यानी कि 4 गुना है किसका? 5 का। ठीक है। अगर क्यू का व्यय जो 5 रुपये होगा, तभी तो इसका 400% इसकी इनकम होगी, यानी कि इसका 4 गुना है। ठीक है। अब इसने ऊपर क्या बोला था? पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है, तो पी का जो व्यय है यानी इसका जो खर्च है वो क्यू के व्यय का 180% है, तो 5 का 180% निकाल लो आप। 5 × 5 = 5, 5×2 = 10, 2×9 = 18, यानी कि 9। इसका 180% कितना हो गया? 9। 20 रुपये कमा रहा है, 9 रुपये खर्च कर रहा है, तो 11 रुपये बचा रहा है। 8 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये खर्च कर रहा है, तो 3 रुपये बचा रहा है। पूछा क्या इसने? पी की बचत और क्यू की बचत का रेशियो बताना है, तो पी की बचत कितनी है? 11, और क्यू की बचत कितनी है? 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। इस तरह से आप मान के कर सकते हो आसानी से। निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदल जाता है? तो ठोस से द्रव में बदलना क्या होता है? गलने के बाद ही तो बदलेगा, वो संगलन ही होगा, है ना। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है?
कार्बन की संयोजकता आई थिंक 4 होती है ना। बाकी साइंस थोड़ा सा गंदी है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं तो हो जा रहे, नहीं तो फिर देख लेंगे जो भी है। इसमें क्या बोला इसने, माध्यिका और माध्य क्रमशः क्या क्या है, माध्यिका और माध्य आपको बताना है क्या क्या हो सकता है। देखो माध्यिका आपको पता है क्या होगा कि इन सबको आप अरेंज करिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, एक सेकेंड, सॉरी, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। जो बीच में आएगा ना वो होती है आपकी माध्यिका, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है तो 5 यहाँ पे आ जाएंगे, 5 यहाँ पे आ जाएंगे, जो सिक्स होगा बीच वाला ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो आप 6 नंबर का ढूंढो कौन सा होगा, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, 7। इसके बाद क्या है, 7 के बाद 8 है क्या, नहीं, 9 10, 10 हैगा आपके पास, 10 एक बार है ना, ठीक है। 11 है क्या, नहीं, 12 है क्या, 12 1 2, 2 बार 12 है, 1 2 3 4 हो गए। 12 के बाद 13 है क्या इनके पास, 13 नहीं है, 14, 14 है, 14, 14 के बाद 15 है क्या, 15 ही रहा। तो 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, 15। तो आपकी जो माध्यिका है वो तो हो जाएगी 15। तो ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, माध्य है। तो आप देखो या तो आप इन सबको प्लस करके डिवाइड कर दो 11 से, या फिर अगर आप देखो ना यहाँ पे वैल्यूज बहुत आसपास दिख रही है, तो आप क्या करो, या तो 16 या 14 बनाते चलो इनको, ठीक है। जैसे मैं 16 बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो इसको दे दिया मैंने 15 और 1 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ठीक है, खत्म। बट यहाँ पे तो बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो 16, सभी लोग 16 तो नहीं बन पाएंगे, इट मीन्स कि 14 इसका माध्य होगा। बाकी करके देख लो आप लोग, 14 बनाते हैं इसको, है ना। 14 क्या प्लस ही कर लो, जैसे मैंने बताया, अगर आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो प्लस कर लो, 6 और 2 8, 16 17, 3 20 3 23, 23 और 4 27, 29, 30 6 36, 36 4 40, 2 42, 49 50 और 4 54, 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 11 से भाग करेंगे, 11 कम 11, 11 चौक 44, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। मैंने अगर आपको समझाया था जैसे शॉर्ट में, वो समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो बेसिक से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 7 मित्र हैं, उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। इसी क्रम में है, इसी क्रम में, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। प्रेम दाएं या बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, प्रेम या तो यहाँ से दूसरे स्थान पे होगा या फिर यहाँ से दूसरे स्थान पे होगा, ठीक है, ठीक है। निधि और प्रेम के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो निधि और प्रेम के बीच तो एक दो व्यक्ति हैं, निधि और प्रेम के बीच में एक दो व्यक्ति हैं, निधि और प्रेम के बीच में, ठीक है, ठीक है। श्रव्य करुण के बाएं से चौथे स्थान पर बैठे हैं, श्रव्य और करुण यहाँ पे दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे। उमेश निधि के निकटतम बाएं बैठा है, तो उमेश जो है वो निधि के निकटतम बाएं बैठा है, तो यहाँ पे बैठे होंगे उमेश जी, और यहाँ पे बैठे होंगे उमेश जी, ठीक है। हर्ष श्रव्य के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, हर्ष और श्रव्य यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, नहीं। श्रव्य अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो श्रव्य यहाँ दिख रहा है आपको, कहीं नहीं। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अगर ये यहाँ से सेकंड नंबर पे था तो एक व्यक्ति यहाँ होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या रह गया था देख लेते हैं। श्रव्य करुण के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, श्रव्य जो है वो करुण के बाएं से चौथे स्थान पर है। श्रव्य करुण के बाएं से, तो अगर करुण यहाँ पे होता तो 1 2 3 4 नहीं हो सकता, अगर करुण यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4 यहाँ श्रव्य आ जाएगा, ठीक है। अब करुण अगर यहाँ पे होता तो 1 2 3 4 यहाँ पे श्रव्य को आना चाहिए, नहीं आ सकता। अब करुण अगर यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4 श्रव्य यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे एक चीज़ और बोल दी कि श्रव्य अंतिम छोर पर नहीं है, तो इस हिसाब से ये वाली चीज़ गलत हो गई। तो करुण अगर यहाँ बैठा है तो श्रव्य यहाँ बैठेगा, ये वाली चीज़ ठीक हो गई, ठीक है। पूछा गया इसने प्रेम के निकटतम दाएं कौन बैठा है, प्रेम के निकटतम दाएं श्रव्य आ गया, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहो तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ भी शुरू कर सकते हो, जैसे 8th क्वेश्चन में अगर कोई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कोई थी क्या, ये वाली है, श्रव्य करुण के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो इससे भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटर ब्रश, तो डॉक्टर क्या, तो पेंटर ब्रश का यूज करता है, डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप का यूज करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्शनरी की उसमें लगाना है इसको क्रम में, डिक्शनरी की फॉर्म में, तो ऑप्शन से चलिए, पहले या तो एक आएगा या दो आएगा या चार आएगा, तो 1 2 4 में से देख लो पहले कौन सा आएगा, तो MAC, इसको भूल जाओ अभी, एक MACH नहीं आ सकता, MACA, ये आएगा पहले ना, बी आएगा या बी आएगा पहले, तो दो पहले आना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब क्या देखना है आपको,
कि 4 और 5 में से पहले कौन आएगा, तो MACA या MACH, तो 4 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन से करिए इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट में मंथ को ऐसे लिखा जाता है, ईयर को ऐसे लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, एम को क्या लिखते हैं आप, 13 होता है तो 13 का अपोजिट 14 लिख दिया। ठीक है, O 15 होता है, 15 का अपोजिट 12 लिख दिया। एन का अपोजिट 13 लिख दिया, टी का अपोजिट 7, एच का अपोजिट 19। ठीक है, अपोजिट आपको पता होने चाहिए, अपोजिट नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर है उसमें मैं क्या जोड़ूं कि योग 27 बन जाए, तो वो अपोजिट होता है। जैसे मैंने कहा 13 का अपोजिट क्या होगा, तो 13 में वो चीज़ जोड़ो कि इन दोनों का योग 27 हो जाए, तो 14 इसमें जोड़ूंगा तब तो 27 होगा, तो 13 का अपोजिट हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए फिर अपोजिट दे दिया इसने, तो 23 का अपोजिट क्या होगा, 23 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो ये ऑप्शन खत्म। ई होता है आपका 5, तो 5 में 22 जोड़ना पड़ेगा, तो 22 अगेन 22, तो 22 22। ठीक है, के क्या है 11, तो 11 में 16 जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है, पूछा गया इसने ऑनेस्ट को क्या लिखा जाएगा। ऑनेस्ट कहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑनेस्ट, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स कि ऑनेस्ट केवल इसमें है, तो ऑनेस्ट का कोड भी केवल इसी में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा कोड है जो केवल इसमें है बाकी सब में नहीं है। जैसे देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ऑनेस्ट का तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो मेरे को ये दिख रहा है कि 8 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे भी है, तो 8 भी नहीं हो सकता ऑनेस्ट का, तो बच्चा क्या 3, तो 3 ही ऑनेस्ट का कोड होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश बताता है कि तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां समान रहती हैं, दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से विद्युत धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के सीधे अनुपातिक होता है। ऐसा ऐसा कुछ पहले भी आया हुआ है ना शायद मॉक में। दो बिंदुओं के बीच चालक के माध्यम से विद्युत धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के सीधे अनुपातिक होता है। न्यूटन का तो नहीं हो सकता ये वोल्टेज का। ज़्यादातर ओम के नियम में ये होते हैं सब, ये वोल्टेज वगैरह मतलब ये जो होते हैं विद्युत वगैरह के, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे ना। क्या बोला इसने, यदि दी गई श्रृंखला में मध्य के 8 अवयवों के अनुक्रम को उलट दिया जाता है, यानी कि इसमें जो बीच वाले 8 हैं इनके अनुक्रम को बदल देना है। ठीक है, तो कौन सा दाएं छोर से 21वें अवयव के दाएं छोर से 8वां होगा। देखो आपसे कह रहा है कि बीच वाले 8 को बदलो, तो पहले आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, तो 28 है ये। अब 28 में से 10 इधर कर दो, 10 इधर कर दो, तो बीच में आ जाएंगे, तो 2 4 6 8 10, तो यहाँ से लेकर 2 4 6 8 10 यहाँ तक ये बीच के 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाले जो 8 है ना इनको अलट पलट करना है, बट इसने बोला कौन सा, अब दाएं छोर से 21वें अवयव के दाएं छोर से 8वां होगा। देखो यहाँ से 21वें पे जाओगे आप, उसके बाद फिर से दाएं आना है, तो आप डायरेक्ट 21 में से 8 घटा दो ना डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 13 तो हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको 21 पे जाना है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 8 18 19 20 21, आप 21 पे गए। अब इसके दाएं से अगेन 8वें पे जाना है, तो इसके दाएं से 8वें पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ गए आप, तो 10 11 12 13, आप 13वें पे आ गए ना। तो यही चीज़ कह रहा हूँ, डायरेक्ट आप घटा दिया करो, दाएं से चलोगे 21 पे आओगे, फिर अगेन इसके दाएं से जाना है वापस, यानी कि 21 से 8 घटा दो, 13वें नंबर पे आपको जाना है। अब 13वें नंबर पे कौन सा आएगा जो उल्टे करके आएगा, है ना, उल्टा क्रम करना है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक है, ये उलट जाएगा, तो देखो ये 9 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे आ जाएगा डिवाइड, तो ये वाला वाई जो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको ये 13 नंबर के तो देखना है, तो 13 नंबर पे वाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। बाकी मैं बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ समझाने में, थोड़ा तेज़ी से चलते हैं ना। इसका मान ज्ञात करना है आपको, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब देखो ब्रैकेट बहुत सारे हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा ब्रैकेट है, इसके अंदर एक ब्रैकेट ये है, देखो ये एक पूरा ब्रैकेट है। अब इसमें पहले आप इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करिए, अंदर वाले को, ठीक है, उसके बाद फिर इस ब्रैकेट को खोलना है। जैसे मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो 2 आ गया इंटू, अब इसमें सबसे पहले आप इस वाले, एक सेकेंड, इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो इसमें क्या आ जाएगा 6 चौक 24, पहले ऑफ सॉल्व होता है डिवाइड नहीं होता है ना, ब्रैकेट ऑफ, तो 6 चौक 24 बटा 2 12 आ जाएगा। अब 12 जब बाहर आएगा तो -12 हो जाएगा ये, तो 2 में से 12 गया कितना बचा, माइनस का 10, तो अब ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट खुल चुका है ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया। ठीक है, प्लस ये 6 कम 6 बटा 3 2 हो गया,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 में से 2 गया, कितना बचा, माइनस का 18। तो 9 गुना माइनस का 18 माइनस 5, ठीक है। ठीक है, तो 18 निम्मा 162, माइनस का, और माइनस का 5 167। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याओं का माध्य इतना है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है? 5 सेकंड लगते हैं मैक्सिमम आपको इसको करने में। देखो, एवरेज अगर 18 है तो सभी संख्या 18 18 होंगे। अब एक संख्या चली गई 18 वाली, मैंने कहा एक संख्या 18 वाली चली गई, सब संख्या 18 18 थी, तो एक 18 वाली चली गई। अब इसके जाने से जो है वो बाकी की संख्या जो 16 16 रह गई। भाई हाँ, सबके पास 18 18 था। जब ये पांचवी संख्या गई एक संख्या, तो बाकी जो चार है वो 16 16 हो गई, यानी इनसे भी दो दो ये उधार मांग के ले गई। तो 18 तो लेके गई, इन सबसे दो दो और ले गई, तो इसमें +8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 थी। ये जो चौथी संख्या गई है वो 26 लेके गई है। तो ऑप्शन नंबर ये पूछा, निकाली गई संख्या कितनी है, 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या अयोध्या के राम मंदिर के नीचे दबा हुआ है? ऐसा क्या दबा है भाई राम मंदिर के नीचे? गोल्ड कॉइन्स? काश ये दबे हों, पर उसका क्या उसका क्या फायदा, आपके हाथ तो लगेंगे नहीं। जेमस्टोन? मनुस्क्रिप्ट्स? नहीं, मनुस्मृति तो नहीं दबाई होगी उन्होंने। टाइम कैप्सूल? अच्छा, ऐसा कुछ न्यूज़ में मैंने सुना था कि उसके नीचे काफ़ी, उसमें टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा, ऐसा कुछ था, ताकि 1000 2000 साल बाद भी हम चेक कर सकें इसके इतिहास के बारे में। ऐसा कुछ था जब राम मंदिर काफ़ी न्यूज़ में था, तो आई थिंक ये होना चाहिए, इसमें मैं श्योर भी हूँ कि होना चाहिए फोर्थ। चलिए, 3 क्रमागत महीनों में ईंधन की कीमत में क्रमशः इतने 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 की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में इतने की वृद्धि होती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, ये बताना है आपको। बहुत आसान सवाल। आप क्या करिए, मान लीजिए कि शुरुआत में जो कीमत थी वो 100 रुपये थी, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो 100 रुपये पे बेहतर तरीके से निकल पाएगा परसेंटेज। तो उसने क्या कहा कि भाई अगले महीने 60% की कमी हो गई, तो 60% की वैल्यू आप समझते हैं 3/5 होता है। तो कितना बचा होगा, कीमत कितनी बची उसकी, 2/5 बची बस, ठीक है। ये फर्स्ट महीने हुआ, फिर सेकंड महीने 30% कम हो गई तो वो 70% बची, यानी कि 7/10 बची। फिर अगले महीने 20% कम हो गई, यानी कि 80% बची, अब वो 4/5 बची। लेकिन चौथे महीने वो 60% बढ़ गई। तो 60% की वैल्यू आपको पता है 3/5 होती है, तो 5 पे 3 बढ़ गई तो वो क्या हो गई, 8/5 हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी 4 महीने बाद। शुरुआत में पहले क्या थी, 100 रुपये की कीमत थी, अब देखो 4 महीने बाद कितनी निकलेगी। 10 से ये 10 खत्म, 5 दूआ 10, ठीक है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे अब, कुछ कट तो रहा नहीं है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, इंटू 8 सत्ते 56/25, ठीक है। ऑप्शंस भी काफ़ी नज़दीक हैं, तो 16 छिक्के 96, 16 पंजे 80 और 8 9 अपॉन में 25, ठीक है। काटो 25 से, 25 तिया 75, और 75 10 85 14 146। तो 25 छिक्का 150 आना चाहिए, अप्रॉक्स 36% के आसपास, है ना, अप्रॉक्स 36%, यानी 36 से थोड़ा सा कम होगा। तो 100 रुपये की चीज़ है वो 36 की रह गई है। तो कितने रुपए की इसमें कमी आ गई, अप्रॉक्स 64 रुपये की इसमें कमी आ गई, और 64 रुपये अप्रॉक्स ये रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना है। त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू में πr², ये होता है। ये आपको कितना दे रखा है, 32 पाई, ठीक है। देखो पाई से तो पाई कैंसिल, रेडियस आपको दे रखी है 12, ठीक है। तो θ/360 इंटू 12 ठीक है। 12 कम 12, 12 तिया 36, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये 5 इधर चला गया, और ये 2 इसके नीचे आ गया, तो एकम छिक्का 2 छिक्के 12, ठीक है। 16 पंजे 80। तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू 80 पता चल गई। तो जब आपको बताया कि थीटा बराबर आपका 80 है, पूछा गया है संगत चाप की लंबाई, तो इसकी चाप की लंबाई क्या होती है, θ/360 इंटू में 2 πr, ये चाप की लंबाई होती है, ठीक है। तो थीटा कितना है, 80/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी है, आर,
ठीक है, अब पाई की जगह पाई रखो क्योंकि पाई की वैल्यू पाई रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, और 12 तिया 36। ठीक है, 8 दूनी 16, 16/3 पाई। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था आपका? हर्यक वंश। ये तो सब बहुत बेसिक सी चीज है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के लिए इतने ग्राम वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत क्या है ये बताना है। बहुत आसान सा सवाल। देखो, मैंने कहा कोई चीज़ में 1,000 रुपए की 1,000 ग्राम लाया था। ठीक है, ये 1,000 रुपए की 1,000 ग्राम लाया था मैं। तो मैं 1,000 रुपए में ही बेच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं 1 किलो, एक किलो अपने रेट पे ही बेच रहा हूँ जितने रेट में मैं लाया था। लेकिन इसकी जगह 1,000 रुपए में बेच कितना रहा हूँ सामान में? 950 ग्राम बेच रहा हूँ। तो 1,000 रुपए की चीज़ को मैं, सॉरी, 1,000 रुपए में 900 ग्राम, 950 ग्राम बेच रहा हूँ। 950 ग्राम मुझे कितने की पड़ी है? 950 रुपए की। यानी 950 रुपए की चीज़ को मैं 1,000 रुपए में बेच रहा हूँ। तो 950 रुपए की चीज़ पर मुझे कितने का फायदा हो रहा है? 50 रुपए का। इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, एक जीरो यहाँ पे आ गई, ये खत्म। तो ये 5 एकम 5 नीम 45, 100 आ गया। 19 पंजे 95 पॉइंट 50 बचा, तो 19 दूनी 38। ऑप्शन नंबर दिख रहा है क्या कोई? ये रहा, पॉइंट के बाद 5.2। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, बराबर क्या होता है? पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, आपको पता है ये शंकु होता है। ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है आपको इसकी, तो रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? ये 8 दे रखी है आपको। तो ये होती है आपकी, ये स्लेंट हाइट होती है, और यही एल होती है ना। तो आपको पता है 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है। ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। तो आप ये ट्रिपलेट से निकाल सकते थे, नहीं तो फिर आप क्या करते? लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो ट्रिपलेट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो एल आ गई आपकी 17। तो पाई की वैल्यू रखनी है क्या? बिल्कुल रखनी है। तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 15 इंटू ये कितनी है? रेडियस 15 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 इंटू 32/7। तो 33 इंटू 32 कर दो भाई। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6 9 6 15, 8 9 और 1 10। तो 1056, एक और जीरो अपॉन में 7। ठीक है, ये वाली जीरो जो बच गई थी वो लिख दी। तो काटें इसको। 7 एकम 7, 3 बचा 7 पंजे 35, जीरो 7 नीम 63। तो अप्रोक्स 1509 आना चाहिए। 1509 अप्रोक्स ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया जहां एक सप्ताह के 7 विभिन्न दिनों में 7 कार्यक्रम आयोजित किए जाने। गुरुवार को होने वाले हॉकी मैच से 2 दिन पहले क्रिकेट का आयोजन किया जाना है। ठीक है, 7 दिन 7 कार्यक्रम चलेंगे, तो कब से शुरू हो रहा है ये बताया इन्होंने? कब से शुरू हो रहा है ये बताया क्या इन्होंने? ये शुरू कब से हो रहा है ये बताया नहीं है इन्होंने। तो आप क्या करो, सोमवार से शुरू कर दो। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। ठीक है, 7 दिन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन हो गए, बिल्कुल ठीक है। गुरुवार को होने वाले हॉकी मैच, तो गुरुवार को कौन सा होता है भाई? हॉकी, हॉकी होगा। ठीक है, हॉकी मैच से 2 दिन पहले क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा, तो 2 दिन पहले यहाँ पे क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। नृत्य प्रतियोगिता हॉकी मैच के बाद लेकिन रविवार से पहले आयोजित की जानी है। रविवार से पहले और हॉकी के बाद, यानी कि इन दोनों में से एक पे क्या होगा? नृत्य होगा। ठीक है, तो नृत्य होने के बाद शतरंज प्रतियोगिता बुधवार को, तो बुधवार को क्या है आपका? शतरंज है। ठीक है, और इसके 3 दिन के बाद दौड़ है। तो शतरंज के 3 दिन के बाद, यानी 1 2 3, यहाँ पे क्या है? दौड़ है। अब देखो इन दोनों में से एक पे नृत्य है, तो नृत्य यहाँ पे आ गया। ठीक है, विज्ञान प्रतियोगिता या तो शनिवार या रविवार को होगी। तो शनिवार को तो हो नहीं सकती, तो विज्ञान प्रतियोगिता कब होगी? रविवार को होगी, बिल्कुल ठीक है। समारोह को आनंदप्रद बनाने के लिए नाटक का भी आयोजन किया गया है। और नाटक का आयोजन किस दिन होगा? जो दिन बचा, कौन सा बचा? सोमवार का। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे स्थायी रूप, ये तो ऑलरेडी पूछा गया है काफी बार। कार्बन का सबसे स्थायी रूप कौन सा होता है? हीरा तो सबसे सॉलिड है ना, सबसे ठोस। आई थिंक ग्रेफाइट होता है सबसे स्थायी रूप। ऑप्शन नंबर सी।
यस आई एम श्योर इसमें, आई एम नॉट श्योर नहीं कहूँगा, इसमें श्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है। भाई ये कम से कम 11वीं बार आ रहा है, ये 21वीं बार आ रहा है। ठीक है, शुभ नंबर। बार बार पूछ रहा, लगातार पूछ रहा, मंदी और अवसाद के कारण जो बेरोजगारी होती है उसको आप कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, भाई साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का न्यूमेरिकल है, नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप लोग सीख लेना। ठीक है, रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना ऐसे सवालों में। आप क्या करिए, 1 रुपए में 20 बटन खरीदे हैं, तो मैं ये देख लेता हूँ, देखो 1 रुपए में बराबर 20 बटन, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 रुपए में अगर 20 बटन है तो मैं ये देख लेता हूँ एक बटन कितने में आएगा। एक बटन तो आप ऐसे कर दो इंटू वन, तो ये एक और बटन बचा, तो यहाँ पे 20 जो इधर चला जाएगा, तो 1/20 रुपए में। ठीक है, एक बटा 20 रुपए का आ गया। ठीक है, तो मेरे को 1/20 रुपए में एक बटन पड़ रहा है, मुझे 25% लाभ पे बेचना है इसको। तो 25% लाभ कमाना है, तो इसको मुझे कितने बेचना है, इसकी 125% पे बेचना है ना, तभी तो 25% मिलेगा मेरे को। तो इससे इसके 125% पे बेचूंगा, तो 25×5 125, 25×4 100, 5×1 5×20, तो 1/16 रुपए में मेरे को एक बटन बेचना होगा। 1/16 बराबर एक बटन, तो 1 रुपए में कितने बटन आएंगे, 16 को इधर ले जाऊं, इंटू 16 कर दिया, तो 1 रुपए में 16 बटन आएंगे, मेरे को बेचने पड़ेंगे अगर मेरे को 25% का लाभ कमाना है तो। ठीक है, मेक इट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं, गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं, मृदु जल की आवश्यकता होती है, ठंडे जल में अच्छी सफाई करते हैं। बाद में देखेंगे, इसको साइंस का क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है। 10 फीट इंटू 5 फीट इंटू ये सब एक टैंक है, इसकी आपूर्ति पाइप 1 मिनट में इतने इंच क्यूब, यहाँ पे फीट दे रखा है, यहाँ पे इंच दे रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, पानी डाल रहा है, तो एक पाइप है जो कि इसमें इतना पानी डाल रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में इतना पानी डाल रहा है। ठीक है, एक निकास पाइप इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है भाई, इस पूरे भरे हुए को 5 मिनट में खाली कर देगा निकास पाइप। ठीक है, यदि टंकी भरी हुई है तो दोनों पाइप खुले हुए हैं, तो उसे खाली करने में कितना समय लगेगा ये बताना है आपको। ठीक है, अब देखो भाई, 10 फीट इंटू 5×4, ये उसकी जो टैंक है आपका, उस टैंक की क्या ये कैपेसिटी है कि वो इतना ले सकता है, आप है ना, पानी इतना भर सकता है। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, वॉल्यूम निकाल लूँ इसका, तो क्या आ जाएगा, 5×20 200 फीट क्यूब। ठीक है, अब आपको फीट क्यूब को किस में बदलना है, इंच में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे इंच में दे रखा है। तो आप क्या करो, आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितने होते हैं, अप्रॉक्स 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो 12 इंच है, तो आपको फीट क्यूब दे रखा है, तो 3 बार 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। या तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, 120 इंटू 12×5 = 60 इंटू 12×4 = 48, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, पहले से ही फीट में बदल दिया इसको, फिर मल्टीप्लाई करो, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे फीट की क्यूब था, तो इसलिए हमने 3 बार इसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, तो ये इसकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है भाई, कैपेसिटी आ गई इसकी। तो जो भरने वाला पाइप है वो तो 576 इंच क्यूब भर रहा है 1 मिनट में। अब इसको देख लेते हैं, जो 5 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली कर देगा ये, बटे 5 कर देंगे तो 1 घंटे में इतना खाली कर देगा। अब इंटू 60 कर देता हूँ नीचे, मतलब डिवाइड कर देता हूँ 60 से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितना खाली करता है। ठीक है, जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो मुझे ये पता चल गया कि 1 घंटे में कितना खाली करेगा। तो 1 घंटे को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1 मिनट का पता चल गया। ठीक है, तो 12×12 12×5 = 60, 5×5 = 25, 25×8 = 200। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, 12×12 12×5 = 60, 5×5 = 25, 28 200। ठीक है, तो 144 × 12, 144 × 8 सॉरी, तो 8×4 = 32, 8×4 = 32, 33×34 = 35, 9×10 = 11, तो 1052, सॉरी 1152 इंच की क्यूब ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। ये 1 मिनट में इतना भर रहा है और ये 1 मिनट में इतना खाली कर रहा है, तो जब ये दोनों चल रहे हैं तो 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है, क्योंकि भाई देखो खाली ज़्यादा हो रहा है, भर कम रहा है। तो 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है, इसमें से इसको घटा दो, 152 में से 1152 में से 576 गए तो कितना बचा, 12 से गया 6, 12 से 7 गया 5, 10 में से 5 गया
एक सेकेंड, क्या बोला मैंने यहाँ पे? 12 में 6 गया 6, 14 में 7 गया 7, और क्या कर रहा हूँ मैं? 12 में से 6 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 10 में 5 गया 5, ठीक है। 576, 57 दूनी 114, 114 और 12, 115, 52, ठीक है ठीक है। तो भाई 576 जो है ये 1 मिनट में खाली हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मिटा दूं, अब आपको ये पता चल गया कि 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है। 576 खाली हो रहा है 1 मिनट में, और टोटल इसमें पानी कितना है? इतना है पानी। तो इसको मिटा देते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है, और 1 मिनट में इतना खाली हो सकता है, तो टोटल खाली होने में कितना समय लगेगा ये देखो। तो आपको बताइए 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर काटेंगे इसमें, तो ये 12 में से ले लिया और यहाँ से 2 ले लिया, तो यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। 6 चौका 24, 4 पंजे 20, 12 पंजे 60, 600 मिनट लगेंगे इसको, यानी कि 600 मिनट मतलब 600 मिनट मतलब 10 घंटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक भार वहन करने के लिए चौड़े पट्टों वाले बैग की को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ सही बात है बिल्कुल। कारण क्या है इसका? संपर्क क्षेत्र में वृद्धि से लगाए गए दाब में वृद्धि होती है। अगर दाब बढ़ेगा तो भाई क्यों लेंगे फिर हम, ये तो नहीं होना चाहिए। संपर्क क्षेत्र में लगाए वृद्धि से लगाए गए बल में वृद्धि होगी, नहीं। संपर्क क्षेत्र में वृद्धि से दाब में ह्रास होता है, ये होना चाहिए सही। बल में ह्रास नहीं होगा, दाब जो कम पड़ेगा ना, अगर चौड़ी पट्टी होंगी बैग की तो दाब कम पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। बाकी लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रख्यात व्यक्ति जगदीप छोकर का सितंबर में दिल का दौरा पड़ने से 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस लिए प्रसिद्ध है भाई जगदीप छोकर? आई एम नॉट बिल्कुल भी अवेयर नहीं उसके बारे में, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बराबर ये है, तो इसके मूल आपको बताने हैं। ये बराबर 0, तो इसके मूल आपको बताने हैं। तो आप क्या करो, ऑप्शन पुट कर लो ना, ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन में एक्स की वैल्यू पता नहीं है आपको, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, 1 या 2। तो आप पहले 1 रख के देखो यहाँ पे, अगर मैं 1 रख लेता हूँ एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस 10 इंटू 2 एकम 2 प्लस 16, ठीक है। तो 10 दूनी 20 माइनस का 20 और 16 और 4 प्लस का 20 कट गया, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक्स की वैल्यू 3 और 8 में से क्या हो सकती है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रख के देखता हूँ यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64 माइनस 10 गुणा में यहाँ पे कितना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 10 8 80 प्लस 16, तो 16 4 20। देखो ये प्लस का 80 माइनस का 80 बराबर 0 हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया पहला ऑप्शन, आंसर खत्म काम, ठीक है। ऑप्शन से पुट करो, बेहतर तरीका यही है। सवाल क्या पूछ रहा है भाई ये? किराए पर और अन्य व्ययों पर खर्च की गई धनराशि के बीच अंतर कितना है? ये देखो यहाँ पे दिया है कंपनी का कुल वार्षिक व्यय इतना है, और यहाँ पे व्यय का परसेंटेज दिया है, ठीक है। किराए पर व्यय कितना है भाई? 16% किराए पर व्यय कर रहा है, और अन्य अन्य व्यय कितना है? 14% है। इनके बीच का अंतर बताना है आपको, 2% इनके बीच का अंतर, तो 30 करोड़ का 2% निकालना है आपको, 30 करोड़ का 2%, यानी कि 1/50 निकालना है। 0 0 खत्म, 3/5 करोड़, यानी कि 0.6, 0.6, ठीक है। 0.6 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये सबको पता है, बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। आसान चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में पूछ जाते हैं बार बार। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये सब न्यूमेरिकल मैं नहीं कर पाऊंगा, साइंस का न्यूमेरिकल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, a+b+c बराबर ये है, a³ + b³ + c³ बराबर ये है, ABC ये दे रखा है आपको। और ये जैसे आपने ये देखा कि आपको आइडेंटिटी याद नहीं आई, आपको पता है भाई कि a³ + b³ + c³ -3abc बराबर क्या होता है? a+b+c, और ब्रैकेट में ये यहाँ पे होता है ये सारा, है ना। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, मैंने इसको x मान लिया, यहाँ पे x रख दिया, इसकी तो वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो a³ + b³ + c³ कहाँ पे है? ये रहा 85 -3abc कितना है? abc 25 है, तो 25 × 3 = 75 बराबर abc कितना दे रखा है आपको? 5 × x, ठीक है। 75 गया, कितना बचा? 10 बराबर 5 दूनी 10 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, 4 से 5, 5 है शायद, 5 आइडेंटिटीज हैं मेनली, तो वो याद कर लेना, ठीक है।
3 वर्षों में कंपनी C1 के कुल उत्पादन और C2 के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है? 3 वर्षों में C1 कहाँ पे, ये रहा। 3 वर्षों में कुल उत्पादन कितना है? 100/140 रेशियो। C2 का कितना है? 3 2 5 7 5 12 120 खत्म। 2 7 14 2 6 12 7/6। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो ब्लड के की कमी होगी ना, क्योंकि के जो क्लोटिंग में काम आता है, थक्का जमाने का काम होता है। अगर ये कम होगा तो फिर रक्तस्राव ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? CHA, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो है ना। RIS, सॉरी, SMA। जोड़ें इसको 8 9 3 8 8 16 4 20 20 और 20 40 41 42 2 4 5 6 7 72 को 80 क्यों लिखा है भाई? 8 जोड़ा 8 क्यों जोड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसलिए इन्होंने इनमें 8 जोड़ दिया। इनके सब में प्लस इनकी जो कैरेक्टर है वो जोड़ दिए। ठीक है, इसको लिख लेते हैं प्रेफरेंस को PERFE, परफेक्शन है ना। FECTION। ठीक है, तो 6 5 11 8 19 20 25 30 33 और 10 43 और 4 47 और 4 51 5 6 7 8 9 10 11 111। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 111 में 10 जोड़ दे 121, बिल्कुल सही। तो इनको जोड़ो जल्दी से। CREATION। ठीक है, तो 8 5 13 14 15 16 17 17 और 10 27 26 26 4 30 और 5 35 3 4 5 6 7 8 85। 85 में कितना जोड़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 85 में 8 जोड़ेंगे, कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाते हैं ना। किस क्षेत्र में माउंट कैलाश स्थित है? माउंट कैलाश कहाँ पे है? ये तिब्बत में। ये तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संवैधानिक संशोधन एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति देता है? एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन में था? ये 7th में था, है ना, क्योंकि स्टेट वगैरह से रिलेटेड 7वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, पर लक्ष्मीकांत क्यों ही पढ़ोगे आप, उसमें काफ़ी डिटेल में दे भी रखा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? साइंस के भी आज बहुत आसान आसान सवाल पूछे हैं। ऐसे ही सवाल पूछो। ठीक, ठीक है, आसान आसान। पौधों को कौन सी गैस चाहिए होती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो वे डैश दिखाई देते हैं, और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। बाद में देखेंगे ना, साइंस का ऐसा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई ए हैशटैग बी का मतलब बी ए की बहन है, यानी कि बी ए की बहन है, तो बी जो है वो बहन है किसकी? ए की। ठीक है, अब B@C का मतलब बी ए का भाई है। देखो यहाँ पे बी है, ये बी है और ये ए है। देख रहे हो क्या दिक्कत है? ए को बी बना दिया। ठीक है, तो एट द रेट का मतलब बी ए का भाई है, तो यानी कि यहाँ पे सी जो है वो बी का भाई है। सी भाई है बी का। ठीक है, एट द रेट सी का मतलब बी ए का भाई है, तो बी जो है यानी सी जो भाई है बी का। ठीक है, C% D का मतलब है बी ए की पुत्री है, तो डी जो है वो पुत्री है किसकी? सी की। डी पुत्री है। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है? बी ए की माता है, तो डी की माता कौन है? ई। तो डी की माता कौन है? ई है। ठीक है, पूछा गया इसने ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ए के भाई की पत्नी यानी कि भाभी जी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या बात है, भाभी जी आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा इसने? सभी विद्यालयों को मिलाकर पुरुष शिक्षकों की औसत संख्या कितनी है? पुरुष शिक्षक ये रहे भाई, तो ये सब क्यों दे रखा है भाई इन्होंने? सभी विश्वविद्यालयों को मिलाकर पुरुष शिक्षक, तो महिलाओं को तो कुछ काम है नहीं। पुरुष शिक्षकों की, तो इतना सब क्यों दे रखा है भाई? पुरुष शिक्षकों की बतानी है ना। 0 10 8 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1280 टोटल है। और कितने? 1 2 3 4 5,
तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 1 30, तो 256, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने, ये है तो y अपॉन एक्स बताना है। क्या बोला इसने, 9x + 11y अपॉन में 20x - 9y 6/7। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ले जाओ, 9 सत्ते 63, x + 11 सत्ते 77y बराबर 6 दूनी 12, x - 6 नीम 54y। ठीक है, y इधर आ जाएगा, ये 54 जुड़ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 11 7 12 13y बराबर, ये x इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 60 57x बचेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या पूछा इसने, y अपॉन एक्स पूछा ना, तो y की वैल्यू हो जाएगी 57 अपॉन में 131, x की वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम शब्द का चयन करना है। हेपेटाइटिस, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, चेचक, कालाजार, इसमें सबसे अलग कौन सा हो सकता है। आई थिंक कालाजार अलग होना चाहिए, क्योंकि ये शायद प्रोटोजोआ वगैरह से होता है, और ये सारे वायरस के हैं, है ना। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस होता है, ये सारे वायरस हैं, तो ये अलग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से होना चाहिए। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सी अभिक्रियाशील है भाई, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के, अच्छा, केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, इसको मेन ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई एक मेज है, इसमें कितने वृत्ताकार मेज है, कितने व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति हैं। ओके, पूछा गया इसने मेज के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। ओके भाई, इसने ये पूछा है कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये ध्यान रखना, इसका दायां यहाँ होगा, इसका बायां यहाँ होगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना इस चीज़ को। Z, W और T के बीच में बैठा है, अब पता नहीं कहाँ बैठा है। Z यहाँ बैठा है, तो W और T में से यहाँ यहाँ कौन हो सकता है, तो यहाँ W होगा, यहाँ T होगा, ऐसे हो सकता है, कोई भी हो सकता है अगल बगल। ठीक है, Y T के निकटतम दाएं हैं। अब देखो, Y जो है T के निकटतम दाएं है, तो देखो T का मुंह बाहर की तरफ है, तो इसका दाएं इधर होगा। Y T के निकटतम दाएं है, तो T यहाँ तो नहीं बैठ सकता, है ना। T यहाँ बैठा होगा, तभी इसके निकटतम दाएं कौन है, Y है। अगर T यहाँ नहीं बैठ सकता, तो W यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, T और W के बीच में है कौन, Z। ठीक है, Y T के निकटतम दाएं हैं, T के निकटतम दाएं Y आ गया। ठीक है, U और W के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, U और W, तो U यहाँ नहीं आ सकता, तो U यहाँ पे आएगा, और U और W के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, X Z के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, Z के बाएं से, तो इधर तो दायां है, इधर बायां, तो 1 2 3, चौथे स्थान पर कौन है, X। ठीक है, ठीक है, V X के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो दायां बायां, तो 1 2, दूसरे स्थान पर कौन है, V। ये क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये क्यों है, V यहाँ से दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, X के बाएं से दूसरे स्थान पर V बैठा है। ठीक है, टी वी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, वी के बाएं से तीसरे स्थान पर ये टी है। टी वी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3। ठीक है ना, कुछ मिस तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, सब ठीक है ना। क्या पूछा है, कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भाग के जल्दी से सॉल्व करो इसको। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 8 में 4 क्या, 4 + 12, तो कितना हो गया, 16, तो अपॉन में ये 10 है ना, तो पहले तो 10 से डिवाइड कर दो, इसको कितना हो जाएगा, 800, इंटू अंदर बचा 16, 16 × 128, 00, ऑप्शन नंबर सी इज दी हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ये क्या है, आप सबको बताया, आसान सी चीज़ पूछ ली है, तो बहुत आज का पेपर आसान है थोड़ा, जीके जीएस साइंस भी थोड़ी आसान आसान सी पूछ रखी है कंपेरेटिवली पहले से। महामारी के कारण देश की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट रही है, शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पिछले वर्ष महामारी के कारण होने वाली मौत इतने परसेंट थी। ठीक है, और एक वर्ष पूर्व इतने परसेंट थी, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। ठीक है, क्या दिक्कत है, आज की जनसंख्या दे रखी है, मैंने कहा 2 वर्ष पूर्व मान लो X% X थी जनसंख्या, उसके बाद 1 साल बाद क्या हुआ कि 6% क्या हुआ, कम हो गई जनसंख्या, मृत्यु हो गई 6% लोगों की, तो वहाँ पे 94% लोग बचे।
ठीक है। इनटू फिर अगले साल क्या हुआ कि 2 साल पहले की बात चल रही है ना, फिर एक साल क्या हुआ, 4% मृत्यु हो गई, तो यानी कि वो 96% बचे। तो कुल मिला के आज कितने बच चुके हैं, 1680, ठीक है, इतने लोग बचे हैं। ठीक है, तो काट दो उसको, 2 चौकाट, 2 7 14, 50, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है, 25। तो यहाँ पे आ गया आपका 25 इंटू, इसको भी काट देते हैं, दो दो चौक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 25 इंटू 25 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 47 इंटू 12, ठीक है। ठीक है, 12 से काट के देखे, 12 पंजे 60, 3 12 24, 7 12, 12 6 72, 4 12 चौक 48, 0, तो 12 से कट गए। ठीक है, 47 से कटेगा क्या, 5 2 6 4 0, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 5 ढाई, तो 470 हो जाएगा। 10 बार एक बार में जाएगा ना, पहले तो क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 3 2 5, ठीक है, 6 बचा, तो एक बार में गया अगेन 47, तो 16 में से 7 गया 9, है ना। एक सेकेंड, 47 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सही है, 47, ठीक है। तो 16 में से 7 गया, 9 बचा, 9 के आगे 4 लगा दिया, तो ये कितनी बार में गया, 47 दूनी, ठीक है, तो 112 जीरो आ गया यहाँ पे। तो 25 25 625, एक सेकेंड क्या हो रहा है ये, 625 और 112 का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, कर दो, 5 दूनी 10, दूनी 4 5, 6 दूनी 12, इंटू 625, इंटू 625, ठीक है, 0 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, 6 7 8 9 10, 6 और 1 7, 60, 0 0 0 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कहाँ किसके द्वारा की जाएगी, वहाँ के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पूछी भी गई है पहले भी, आसान चीज़, ठीक है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को डैश कहा जाता है, एकल आवृत्ति की ध्वनि को ही आप स्वर कहते हैं, ये पहले भी आया हुआ है, रट्टा मारा हुआ है मैंने भी, आप भी रट्टा मार लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉटरी को ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो भाई, पहले फर्स्ट से फर्स्ट का फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखो, ठीक है, क्या हो पाता है क्या, एल से डब्ल्यू, तो बहुत लंबा गैप हो गया, ओ पी क्यू प्लस 2 हो गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फर्स्ट से फर्स्ट का तो कनेक्शन नहीं दिख रहा, ठीक है। फर्स्ट से लास्ट का देखो, टी, एल से एफ, एफ जी एच आई जे के एल, 2 4 6, ओ से टी 5, टी से बी, फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन तो नहीं है। अब रैंडम देखो कि रैंडम तो नहीं लिख रखा है इसने, एल को डब्ल्यू ऐसे इसके लिए तो 2 चाहिए होते हैं, तो ये रैंडम तो नहीं हो सकता। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है क्या, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं है, तो अब सीधा पैटर्न पे आ जाओ आप, ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे लिख लो आप, वैसे बिना लिखे भी आप देख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, बाकी लिख लो, अगर टाइम बहुत रहता है कोई दिक्कत आएगी नहीं टाइम की, ग्रुप डी में, ठीक है। तो ये कितने हैं, 2 4 6 7 है, तो पहले 3 3 डिवाइड कर दो, और 3 3 डिवाइड करते आपको बीच वाला दिख गया सेम, ठीक है, एल एम ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ से +1 फिर +2 फिर +3, ठीक है, ई एफ +1 आर एस टी +2 वाई जेड ए बी +3, दिख गया पैटर्न, बिल्कुल दिख गया। ऐसे ही आप क्या करो, इसको कर दो SECULAR सेक्युलर, अब देखो बीच में तो वही रहेगा यू का यू, यहाँ से क्या था, +1 ST +2 EFG +3 CDEF, तो प्लस ये आ गया, ठीक है। तो ये एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां एक कैरम बोर्ड को नमी वाले कमरे में छोड़ दिया गया है, इस बोर्ड पर खेले जाने वाले खेल पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। नमी में छोड़ दिया, नमी वाले कमरे में, तो भाई नमी आ जाएगी कैरम बोर्ड पे, पानी पानी सा आ जाएगा, तो घर्षण कम होने के कारण खेल तेज हो जाएगा। जब पानी आ जाएगा तो भाई खेल तो स्लो होगा ना, तेज तो नहीं होगा, धीमा हो जाएगा, तो धीमा ही होना चाहिए, है ना, स्टिकर जो है वो, स्ट्राइकर जो भी होता है वो कम ही चलेगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान निदेशक पदभार किसने ग्रहण किया है, करंट अफेयर क्वेश्चन, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेज है भाई, एक के ऊपर एक रखा गया है, T4 के ऊपर मेजों की संख्या T5 के नीचे मेजों की संख्या के समान है,
पता नहीं कितनी कितनी रखी है। टी T3 T1 के ठीक ऊपर है। T5 सबसे नीचे ही भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आपको जैसे ही दिखे ये दोनों। T5 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। टी फोर के ऊपर उतनी इमेज है जितनी T5 के नीचे है। अब T5 सबसे नीचे है, T5 के नीचे कोई इमेज ही नहीं है, यानी T5 के ऊपर भी कोई इमेज नहीं है। और टोटल इमेज कितने, 5, तो 2 ही हो गई, तो 1 2 3 इमेज यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। T3 T1 के ठीक ऊपर है, ठीक है। T2 और T5 के बीच 2 इमेज है, तो T2 और T5, तो T5 यहाँ पे है तो T2 यहाँ पे होगी, T2 ये होगी, ठीक है। टी टू साहब आ गए मलाई चाप लेके, T2 साहब, ठीक है। बोला कि इसने T3 T1 के ठीक ऊपर है। T3 T1 के ऊपर कैसे आएगा भाई? T2 और T5 के बीच दो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, T2 यहाँ आएगा ना, T2 और T5 के बीच में 2 इमेज आ गई, ठीक है। T3 T1 के ठीक ऊपर है, तो T1 यहाँ पे आ गया, T3 यहाँ पे आ गया। पूछा गया इसने T1 की सही स्थिति क्या है, T5 के ऊपर है भाई, T5 के नीचे नहीं। T1 के नीचे दो स्थान, T1 T5 के ठीक ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2024-25 के 25 में किस क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का सबसे अधिक हिस्सा मिला है? एफडीआई कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा मिलेगा भाई? सर्विस सेक्टर हमेशा से, मैंने तो जितना भी देखा है अभी तक, जितने भी बजट सर्वे जो भी चीज़ें पड़ी थी, मोस्टली में यही होता है कि सर्विस सेक्टर ही आजकल ज़्यादा एफडीआई को करता है। बाकी अगर चेंज हो गया हो तो कह नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एचसीएफ आपको बताना है। देखो एचसीएफ निकालते रहोगे टाइम लगता है, मैं तो सीधा क्या करता हूँ, ऑप्शन से रखता हूँ। एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है, वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट देगी। तो इस ऑप्शन में देखो 56 सबसे बड़ी संख्या है, तो मैंने 56 से काट के देखना है दोनों को, तो मैंने 56 से इसको काटा, तो 28 दूनी 56, 50, ठीक है। ये कटेगी कि सब 56 से, 8 नीम 72 और 3, तो 8 से ही नहीं कटेगी, 56 से क्या कटेगी, नहीं। अब 56 के नीचे छोटी संख्या कौन सी, 42, तो 14 3 42, 14 28, तो ये 2800 को नहीं काट पाएगी, 42 नहीं। तो 28 को देखो, 28 को काट देगी, 28 को काट पाएगी क्या, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, बिल्कुल काट देगी, तो 28 जो इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। आसान ऑप्शन से पुट करके करो, खत्म, बेफिजूल में मेहनत क्यों करनी। 2025 में यूपीपीसीएल नीलामी में किस कंपनी ने 1000 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना हासिल की? करंट अफेयर क्वेश्चन, नो आइडिया। बट जैसे ही मैंने अडानी जी को देखा, मेरा ध्यान इधर आ गया, तो मैंने इसको लगा दिया। मोस्टली चीज़ें वही ले जा रहे हैं आजकल। भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भारतीय भूभाग, अच्छा भाई, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 3,28,000, पूरा आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ये बराबर ये है तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? तो भैया ऑप्शन से ले जाते हैं फिर एक्स स्क्वायर को। अगर एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है तो एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर रूट के अंदर यहाँ पे 2 रख दूंगा एक्स को, तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ना। तो रूट के अंदर एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी चाहिए जो सॉल्व हो जाए। तो मैं एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ 16। अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स बराबर आ गया अपना 4। तो अगर एक्स को यहाँ रखता हूँ 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। √4, 2 आ गया, 3 3 9 81 बराबर, यहाँ पे कितना रखा मैंने, 4 रखा था, तो ये 2 आ गया, तो 41 स्क्वायर - 40 स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, बेफिजूल में मेहनत क्या करनी है। तो A² - B² ए प्लस बी, ए माइनस बी, खत्म काम। तो यहाँ पे 1 बचा और ये 81 बचा, 81 × 1 81 हो गया, खत्म काम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन से करो तेजी से, खत्म काम। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? करो या मरो आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय पे गांधी जी ने कह दिया अब तो या तो करो या फिर निकल लो, ठीक है। निकल लो मतलब नारा था उनका ये, करो या मरो। डब्ल्यू ये सब क्या आगे क्या आएगा, तो फर्स्ट वाली सीरीज को देखते चलो पहले। डब्ल्यू से पी, तो पीछे नहीं जाना आगे जाना है, तो आई से पी, IJKLMNOP, 2 4 6 7, तो ऐसे देख लो 9 और 7 16, 16 और 23 के बीच में कितना है, 7 का गैप है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि +7 + 7 चल रहा है, तो 2 और 7 9, तो बी आएगा, ये ऑप्शन खत्म। बी के बाद देखो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ टी, यहाँ पे टी, लास्ट वाला चेक करना है आपको, तो IH, तो HIGHI, तो F आएगा यहाँ पे, FGHI, तो F आएगा लास्ट में। तो ये ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि PS का दामाद है?
दामाद जी आ गए भाई। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि पी एस का दामाद है, तो पी को मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेक करें। पी प्लस क्यू, जल्दी जल्दी से रख के चेक करते जाओ। पी प्लस क्यू यानी आर प्लस एस का मतलब आर एस की पुत्री है, तो पी जो है वो पुत्री है किसकी, क्यू की। तो यहाँ पे जैसे ही पी पुत्री हो गई, पी को तो दामाद है ना, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म, इसको चेक ही मत करो रख के, ठीक है। ये खत्म। नेक्स्ट वाले को देखो, डिवाइडेड बाई क्यू, तो इसका मतलब आर एस का पुत्र है, तो पी जो है वो पुत्र है किसका, एस का, ठीक है। क्यू प्लस आर का मतलब क्या है, आर एस की पुत्री है, तो क्यू जो है वो पुत्री है किसकी, एस की, ठीक है। आर माइनस टी का मतलब क्या है, आर माइनस टी का मतलब आर एस की बहन है, तो आर बहन है किसकी, टी की, ठीक है। इनटू का मतलब क्या है, इनटू 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 कहाँ गया, इनटू कहाँ पे है, ये रहा। आर एस का पिता है, इनटू का मतलब आर एस का पिता है, तो टी जो है वो पिता है किसका, एस का। तो पी किसका दामाद, एस का दामाद हुआ क्या पी। पी की कुछ पत्नी वगैरह तो दे ही नहीं रखी, यहाँ पे सेकंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत। थर्ड वाले को चेक करो अब जल्दी से। पी इंटू क्यू का मतलब क्या है, पी इंटू क्यू, आर एस का पिता है, तो पी जो है, एक सेकेंड, पी जो है, आर जो है वो पिता है किसका, एस का, ठीक है। प्लस आर, तो ये दोनों यहाँ तक तो सेम ही चल रहे हैं भाई। तो पी इंटू क्यू का मतलब आर एस का पिता है, तो आर एस का पिता है। क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, आर एस की पुत्री है, तो क्यू जो है वो पुत्री है किसकी, आर की, तो आर इनकी माता हो जाएंगी, ठीक है। प्लस टी या माइनस टी देखना पड़ेगा, पहले माइनस का देख लेते हैं क्या मतलब इसका। माइनस का मतलब है आर एस की बहन है, तो आर जो है वो एस की बहन है, तो आर जो बहन है किसकी, एस की, यानी कि टी की बहन है, ठीक है। डिवाइडेड का मतलब क्या है, आर एस का पुत्र है, आर जो है वो एस का पुत्र है, यानी टी जो है वो पुत्र है किसका, एस का। टी जो है पुत्र है एस का, टी जो है पुत्र है एस का, ठीक है। पी एस का दामाद है, तो पी एस की बेटी का पति है, ठीक बात है। यहाँ प्लस का क्या मतलब होगा, और एस की पुत्री यानी टी की पुत्री हो जाती है, हाँ फिर गलत हो जाता है, ठीक है ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एस के पुत्री की पुत्री का पति है, तभी तो दामाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषभ अपने घर से चलना शुरू करता है 14 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे होता है, 14 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, तो दाएं बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, यानी कि 14 यहाँ तक हो गया, और ऊपर यहाँ तक कितना बचा, 36, 50 मीटर चल गया। फिर वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर, यानी कि 10 यहाँ तक चला, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा और 36 मीटर, तो बाएं मुड़ा यहाँ पे इसके सामने आ गया, ठीक है। 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 36 से चल गया। अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर है, तो घर ये था, इधर पूर्व की तरफ कितना है ये 10, ये रहा, टोटल 30 है, तो यहाँ 20 बचा ना, 20 मीटर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनइक्वालिटी का सवाल, तो देखें भाई, वाई से जे की तरफ जा सकते हो आप, वाई से जे, तो वाई से एक्स की तरफ इक्वल टू का साइन होना चाहिए, यहाँ से भी नहीं जा सकते आप, इक्वल टू का साइन नहीं है। वाई से जे तक नहीं जा सकते, क्योंकि इक्वल टू का साइन होना चाहिए वाई से जे के बीच में। एम से जेड, एम से जेड, एम से जेड, एम से वाई जा सकते हो, ठीक है। वाई से एक्स जा सकते हो, ठीक है। एक्स से जे जा सकते हो, जे से जेड जा सकते हो, तो सेकंड वाला ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1951 से 2011 तक भारत में बाल लिंगानुपात डैश है, बढ़ा है घटा है, पहले बढ़ा फिर घटा। बाल लिंगानुपात तो आई थिंक कम ही हुआ है ना, तभी तो ये समस्या बनी रही है भारत में, तो इसके साथ ही जाएंगे, बाकी देख लेंगे। कार्बन के अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अनोखी क्षमता है, इस गुणधर्म को डैश के रूप में जाना जाता है। कार्बन परमाणुओं के साथ, अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अनोखी क्षमता है, जिसको क्या कहेंगे आप, सीरीज बनाते श्रृंखलन गए शायद, इसके साथ जाते हैं, नाम तो मैच हो रहा है इसकी गुण से। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडा अम्ल अग्निशामक में प्रयुक्त होता है, अग्निशामक में होता है भाई आपका, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। पहले ये पूछा गया काफी बार,
ठीक है, साइंस का खतरनाक सवाल नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, वाई शुरुआत के 4 महीने बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है, और जेड शुरुआत के 9 महीने बाद वाई की धनराशि का 2 गुना निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ इतने रुपए है तो वाई का हिस्सा कितना, ही बताना है। एक्स वाई जेड ने तीनों ने इन्वेस्ट किया है, कितना कितना। एक्स ने शुरुआत में कुछ पैसा निवेश किया, वाई शुरुआत के 4 महीने बाद आया और एक्स के 3 गुना राशि का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स ने अगर 1 रुपये इन्वेस्ट किया था, एक्स ने 1 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो 4 महीने बाद वाई शुरुआत के 4 महीने बाद आया और एक्स की राशि का 3 गुना, तो अब वाई ने कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 3 गुना इन्वेस्ट कर दिए, 3 रुपये। वो 4 महीने बाद आया, यानी कि बोला कि इसने वार्षिक लाभ दे रखा है ना, आगे तो कुछ चेंज नहीं किया। जेड शुरुआत के 9 महीने बाद वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है, ठीक है। तो वाई जो वो 4 महीने बाद आया, यानी कि 1 साल में अगर ये पैसा इन्वेस्ट करें तो एक्स ने शुरुआत में किया है, तो एक्स तो पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट कर रहा है, तो 12 रुपये इन्वेस्ट कर दे रहा है। वाई जो है वो 4 महीने बाद आया है, यानी 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा होगा, तो ये 8 या 24 रुपये इन्वेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। और जेड शुरुआत के 9 महीने बाद आया, यानी कि 1,000 1 साल 1,000 साल कह रहा हूँ, 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 9 महीने बाद कौन आ रहा है, जेड। तो यानी 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है केवल। और कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, वाई की राशि का 2 गुना। तो वाई 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, तो जेड जो है इसका 2 गुना, यानी कि 6 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो 6 × 18 रुपये इन्वेस्ट कर दे रहा है ये, ठीक है। तो इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो कितना है, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 तिया 18। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। आपको पता है जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो 4 3 7 और 2 9, तो टोटल इनको 9 रुपये का प्रॉफिट मिलना चाहिए। बट एक्चुअल में कितना दे रखा है प्रॉफिट, इतना दे रखा है। तो 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 45, 1 2 3 4 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 5 45, तो 50,000 रुपये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या वाई का हिस्सा, तो वाई का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट। तो 5 चौक 20 के बाद 4 0, तो 20 के बाद 4 0, ऑप्शन नंबर डी इज दी हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात क्या है। CO2 होता है ना, तो कार्बन का एक है और ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, आई थिंक यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश की किरण के माध्यम एक प्रकाश की किरण के एक माध्यम एक्स से दूसरे माध्यम वाई में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की अपतित किरण वगैरह ये सब। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है। हम्म, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में गोपाल स्वरूप पाठक का कार्यकाल कितना था। गोपाल स्वरूप पाठक कौन से नंबर के थे ये, 4th या 5th के थे ना। देखो 1962 तक तो कौन रहे थे, आपके राधा कृष्णन साहब रहे थे, ठीक है। 62 से 67 आपके जाकिर हुसैन साहब रहे थे, और 67 के बाद आपको पता है कि 9 तक 2 साल के लिए कौन रहे थे, वीवी गिरी साहब रहे थे। और 69 से आई थिंक गोपाल, हाँ ये गोपाल रहने चाहिए 69 से, ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार किससे मिला। अब यार ये तो पता नहीं कौन किसको मिल रहा है, और जो अर्जुन पुरस्कार, ये दोनों ज़्यादा फेमस न्यूज़ में रहे तो शायद इनको मिला हो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं, जरूरी इसी क्रम में एस और यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस किसी कोने पर नहीं है, ठीक है। आर यू के निकटतम बाएं बैठा है, तो आर जो यू के निकटतम बाएं बैठा है, तो आर यहाँ पे बैठा है, ठीक है। क्यू एस और टी के बीच में बैठा है, पता नहीं कहाँ पे है। एस और यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6। तो एस और यू के बीच में या तो इधर बैठे होंगे तीन, 1 2 3, एस और यू के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। बट इसने क्या बोला, एस किसी कोने पर नहीं बैठा है। अगर एस और यू के बीच में ऐसे 3 व्यक्ति बैठेंगे तो ये तो कोने पे आ जाएगा, क्योंकि 6 व्यक्ति हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे नहीं बैठे होंगे, कैसे बैठे होंगे, ऐसे। तो 1 2 3, एस और यू के बीच में 3 व्यक्ति आ गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 हो गए। अब ये कोने पे नहीं है तो इसके इधर भी एक व्यक्ति होगा, ठीक है। ठीक है। आर यू के निकटतम बाएं बैठा है, ठीक है। क्यू एस और टी के बीच में बैठा है, तो एस और टी के बीच में क्यू बैठा है, ठीक है।
पंक्ति में बाएं कोने पे कौन बैठा है, तो बाएं कोने पे जो अभी तक नहीं बैठा वो बैठा हुआ कौन, पी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसको ही लिखा जा रहा है, इसको ही लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो जेड से बी की तरफ गए हम, तो जेड से बी, जेड ए बी, तो +2 कर दिया हमने, ठीक है। ई से, ई को हमने 2 लिख दिया। ई को हम 2 कब लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे आ रहा वॉविल, ठीक है। और ए को हमने 1 लिख दिया क्योंकि ए शुरुआत पे आ रहा वॉविल, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये, एल से एन यानी LMN +2। तो इसके हिसाब से तो ये वॉविल में क्या कर रहा है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख दे रहा है, और कॉन्सोनेंट में ये +2 कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखे PQR LMN, ए की जगह 1 आ गया, CDE, ई की जगह 2 आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे एन क्या, एम क्या, MNO, +2 कर देगा। ओ क्या है यहाँ पे, ओ वॉविल है, तो कौन से नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे, तो 4 आना चाहिए। ओ के बाद ये दोनों ऑप्शन खत्म। RST, ठीक है। NOP, तो पी आएगा, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संगठन भारतीय बीमा क्षेत्र के बाजार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। बीमा क्षेत्र किस, अरे बीमा क्षेत्र किस में आता है, IRDAI में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक विषम संख्या है और ठीक पहले एक सम संख्या है। अक्षर के तुरंत बाद एक विषम संख्या, ठीक पहले एक सम संख्या। अक्षर के तुरंत बाद आपको विषम संख्या देखनी है पहले, विषम पहले सम नहीं, विषम नहीं, विष विषम पहले सम, एक विषम नहीं है, विषम पहले सम दो, अक्षर के बाद विषम पहले सम नहीं, विषम पहले सम तीन, विषम पहले सम नहीं, विषम नहीं, विषम पहले सम ये, विषम पहले सम नहीं, विषम नहीं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र ने लोहे की कीलें ली और उन्हें 20 मिनट के लिए विलियन एक्स में डुबो दिया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि लोहे की कीलों का रंग भूरा हो गया है। तो कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है कि एक्स की पहचान करें जिस कील किस में डुबोई गई थी, यानी कि लोहे को हम किस में डालें कि रंग भूरा हो जाए, तो कॉपर सल्फेट में। ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 315 रुपए की 3 वर्षों में, सॉरी 315 कह रहा हूँ, 3125 रुपए की राशि 3 वर्षों में X% प्रति वर्ष की दर से इतने रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI पर है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है समान राशि पर और समान समय के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए X+2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा ये बताना है। तो आपको पहले रेट निकालना है। वो 3 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया कितने का, 3125 रुपए का। 3 साल में वो कितने हो गए, इतने हो गए, ठीक है। तो रेट आपको निकालना है। अब आपको पता है CI में क्या होता है, आपको स्क्वायर क्यूब चलता है, तो यहाँ पे किसी न किसी की क्यूब आएगी। तो आप क्या करो, इनको काटो, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देना है, ठीक है। एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद 0 बढ़ा दी। तो किससे कट रहा है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14, 2 6 12, ठीक है। कट रहा है आगे या नहीं कट रहा। अभी देखो ये मेरे को तुरंत दिख रहा है कि ये 25 की क्यूब है। आपको दिख रहा है ये, दिख रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 26 की क्यूब होगी, है ना, 26 की होगी ना। 26, 76, 6 45, 36, 12, 15, 13, 5 7, बिल्कुल। तो ये 26 की क्यूब है, ठीक है। तो जब आपको पता है समय कितने साल का है, 3 साल का है, तो राशि 25 से 26 हो जा रही है। 3 साल में 25 से 26, 25 26 ऐसे हो रही है। तो कोई राशि 25 से 26 हो रही है, तो ब्याज कितने का मिल रहा है, 1 रुपए का 25 रुपए पे, तो कितना परसेंट मिल रहा है, 4% मिल रहा है। तो जब ब्याज आपको पता चल गया एक्स जो है वो 4% है, अब इसने कहा X+2 यानी कि 6% के हिसाब से आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, समान समय के लिए, यानी कि 6 18% निकालना है किसका आपको, 3 1 2 5 का 18%, ठीक है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 10 46, 45 4,
18 18 4 22, 2 18 54 55 56, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 562.5। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का उच्चतम बिंदु है? धूपगढ़ शिखर तो पहाड़ियाँ वगैरह हैं, तो झारखंड की साइड, छत्तीसगढ़ की साइड, इनमें से होना चाहिए। झारखंड की साइड जाते हैं धूपगढ़ नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं है बट लेट्स सी। एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके डैश ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती हैं। नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये 7 मित्र हैं? परीक्षण में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। सी ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो सी ने 1 और 2, 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए हैं। बी ने सी से अधिक, तो बी ने सी से अधिक लेकिन ए से कम प्राप्त, तो बी ने जो है वो सी से अधिक प्राप्त किए लेकिन ए से कम प्राप्त किए अंक। ठीक है। ई ने एफ से अधिक, तो ई ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन डी से कम, तो डी से कम प्राप्त किए हैं। एफ ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो एफ ने सबसे कम नहीं किए हैं, इसके नीचे भी कोई है। ठीक है। सी और जी के बीच कितने व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए हैं? तो टोटल कितने हैं भाई? 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो डी ई एफ और नीचे पूछा कैसे? सी और जी, तो सी ये रहा, जी कहाँ पे है? जी कहीं नहीं है, तो यहाँ पे होगा नीचे। तो इनके बीच में कौन है? 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल में यानी एंटासिड में कौन सा यूज किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% की छूट से अरुण को 120 रुपए की बचत होती है, तो उसने शर्ट के लिए कितने रुपए का भुगतान किया? बहुत बेसिक सवाल। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी है और 120 रुपए की बचत हो रही है, तो 30% की वैल्यू 120 के बराबर है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 4 रुपए के बराबर है। और मैंने खरीदा कितने में? 30% की छूट मिली है, तो मैंने 70% में खरीदा होगा, तो 7 चौक 28, 280 रुपये मैंने खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बी बी हैं तो सारे बी जो है वो वी हैं। सभी के बी हैं तो सारे के जो है वो बी के अंदर आएंगे। सभी के वी हैं तो सभी के जो है वी हैं, बिल्कुल ठीक है। कोई भी बी नहीं है, देखो नेगेटिव आ गया, दोनों पॉजिटिव हैं। जब ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। ठीक है। इधर और इधर और के केस के अलावा। ठीक है। तो केवल 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? भाग नंबर 17 राजभाषा से संबंधित है। आसान सवाल, ऐसे सवाल आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है। चलिए। अंतः श्वसन श्वसन अंतः श्वसन के दौरान वायु मार्ग का सही क्रम क्या है? कौन सा है ये बताना है आपको। नासिका, नासिका से लिहा, उसके बाद स्वर यंत्र, फिर ग्रसनी। एक सेकेंड। ठीक है। स्वरयंत्र, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा। श्वास नली से डायरेक्ट फेफड़े में। नासा मार्ग, श्वास स्वर यंत्र से नासिका, ये तो नहीं होना चाहिए 100%। नासिका से ग्रसनी से स्वर यंत्र, नासिका से स्वर यंत्र से ग्रसनी। श्वास नली से सीधे फेफड़ों में, श्वास नली से कुपिका में, तो फेफड़े शायद शायद डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक 4 होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, और देख लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू से बी, बी से आई, आई से पी, तो यू से बी, तो यू डब्ल्यू डब्ल्यू बोला, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी। 1 2 3 4 5 6 7 +7, तो 2 में 7 जोड़ा 9 +7, 9 7 16, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 23, तो यानी कि डब्ल्यू आ जाएगा, ये खत्म। एच से डी, डी से ए, यानी कि एक सेकेंड, 23 आ चुका है ना, तो डब्ल्यू आएगा। ठीक है। अब यहाँ से वाई से जेड ए +2, ए बी सी डी +3,
ए से बी सी डी, डी से एच, तो +4, तो +2 +3 +4, तो यानी +1 होगा यहाँ पे। तो डब्ल्यू एक्स होगा यहाँ पे, एक्स से +1, वाई, वाई से +2, तो एक्स होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, +1 +1 बढ़ता जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आरंभ होती हैं। ठीक है, दो कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल पर, यानी कि दो कारें हैं जो एक बिंदु ए से ही जाएंगी 12 मिनट के अंतराल पर। ठीक है, इतनी स्पीड से जाएंगी। ठीक है, बिंदु बी से विपरीत दिशा में आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह 10 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलता है। एक कार यहाँ से चली गई, उसके बाद 12 मिनट के बाद दूसरी कार यहाँ से निकली। ठीक है, यानी कि दोनों कारों के बीच का जो गैप है वो 12 मिनट का है, और 12 मिनट में गैप कितने का आ जाएगा, दोनों 20 की स्पीड से जा रही हैं, है ना। तो पहली वाली जब निकली तो 12 मिनट, जब उसको चलते चलते 12 मिनट हो गए, फिर दूसरी वाली निकलेगी। तो 20 किलोमीटर में 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में जा रहा हूँ। मुझे 12 मिनट में चलना है, तो 12×5 = 60, 5×4 = 20, यानी कि मैं 4 किलोमीटर चल जाऊंगा। जब ये पहली कार निकली तो ये 4 किलोमीटर चल दी, है ना। उसके बाद दूसरी कार निकली और सेम स्पीड से उसके पीछे चलने लगी। तो उन दोनों कारों के बीच का गैप कितना हो गया, 4 किलोमीटर का। तो दूसरा व्यक्ति जो यहाँ से आ रहा है, इन दोनों कारों को पार करेगा वो, उनको 10 मिनट लगेगा इसको पार करने में। जो व्यक्ति है इन दोनों कारों को पार करने में 10 मिनट लेता है, यानी कि वो व्यक्ति 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को पार करने में 10 मिनट का समय लेता है। समझ रहे हो, ये जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में बना हुआ है, इसको पार करने में वो 10 मिनट का समय लेगा, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को। तो पूछा गया उसने, उस व्यक्ति की गति बतानी है आपको। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 10 मिनट का समय लगता है, डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, अपन में स्पीड क्या हो जाएगी। अब देखो, ए विपरीत दिशा से आ रहा है इधर, और ये ऐसे जा रही है कार, तो कार और इसकी स्पीड मिल जाएगी। तो 20 प्लस व्यक्ति की गति वी मान ली मैंने, या कुछ ही मान लो, ABCD XYZ कुछ ही मान लो। ठीक है, तो ये इधर चला गया तो वी कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया तो 200 प्लस 10x मान लो ना, इसको x मान लो, 10x बराबर 4। ये तो माइनस हो जाएगा, ऐसे कैसे आएगा आंसर। आंसर ऐसे कैसे आएगा, ये तो माइनस में हो जाएगा ना। कुछ गलती की है क्या यहाँ पे। हम्म 10 मिनट के अंतराल पर, अच्छा अच्छा शिट, 10 मिनट को एक बार घंटे में बदल लो, क्योंकि हमने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया है ना, तो इसको घंटे में बदल लो आप। 10 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/6, 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 1/6 समय लग रहा है, तो इधर आ गया, इधर आ गया। अब कितना हो रहा है देखें, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है ना, तो उसको घंटे में बदलना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 20 + x बराबर 6×4 = 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और इसकी स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बोला इसने, इंग्लिश में देख लो आप। रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है। जब आपके ब्लड प्रेशर में गिरावट आती है तो आपको दिया जाता है इंसुलिन, तो आपको पता है डायबिटीज वाला है। एड्रिनलीन, थायरोक्सिन, एड्रिनलीन दिया था आई थिंक। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के ब्याज क्रमशः इतना इतना है, तो ब्याज की दर बतानी है। जब ब्याज ऐसे दे दिया जाए आपको, CI और SI, और वो भी 2 साल का, तो बहुत आसान हो जाता है सवाल। देखो, CI और SI, पहले साल तो दोनों में सेम सेम रहेगा। अब देखो, साधारण ब्याज कितना है, 500 है, तो 250 मिला होगा दोनों साल। अब देखो, जो पहली साल तो CI और SI बराबर रहता है। अब टोटल CI कितना मिला है आपको, टोटल CI 550 मिला है, तो पहले साल में अगर 250 मिला है तो दूसरे साल में 300 मिला होगा। तो पहले साल से दूसरे साल में जाने में कितना बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया 250 रुपये पे। तो 5 × 5, 5×5 = 25, तो 1/5 यानी कि 20% इसका रेट आ गया। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाएगा? हॉर्स को कैसे लिखा जा रहा है? एस से। तो उल्टा हो गया ना, HORSE, उल्टा करके लिख दिया। तो इसको ट्रेवल को उल्टा करना पड़ेगा, टी आर यहीं पे आ रहा है, TRAVEL, खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लो, आसान सा सवाल। एन भुजाओं वाले समबहुभुज के अंतः कोण कोण का बाह्य कोण से अनुपात क्या है? समबहुभुज है कोई, एन भुजाओं वाला, तो इसके सारे जो एंगल है अंदर वाले बराबर बराबर होंगे। तो अगर आपको एक चीज पता हो कि आंतरिक कोणों का योग आप कैसे निकालते हो, आंतरिक कोणों का योग, तो आपको पता है N-2 इंटू 180 डिग्री करते हो आप, ठीक है। तो N होती है इसकी भुजाएं, तो N-2 इंटू 180 डिग्री आ गया। अब आपको किससे अनुपात निकालना है? बाह्य कोण से। तो ये देखो, ये तो टोटल सम आ गया, उसके आंतरिक कोणों का योग आ गया। टोटल भुजाएं कितनी? N है। तो N से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये एक एंगल का योग आ गया, एक एक कोण का ही तो बताना है आपको, ठीक है। इसका अनुपात बताना है किससे? बाह्य कोणों के योग से। तो आपको पता है बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360। तो N भुजाएं, तो एक का योग कितना हो जाएगा? एक का, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360/N। बाह्य कोण चाहे वो कितनी भी भुजाएं हों फिगर में, उनका योग हमेशा 360 रहता है। तो एक एंगल कितने का हो जाएगा? N भुजाएं, तो 360/N का हो गया एक एंगल, 360/N। तो ये रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको उल्टा करके इनटू कर दो। यहाँ पे 360/N को N/360 कर दो। तो N से N खत्म, इससे 18×2 = 36, N-2/2। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये लिख दिया, इसको कैसे लिखा जाएगा? ABCGHI HIJLMN, तो +2 कर दिया, DEF ये खत्म, QRSMNOZAB, तो FSOB, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे चलता है। सूर्योदय की दिशा कौन सी होती है? ईस्ट, यानी कि इधर की तरफ चलता है वो, कितना? 10 मीटर। फिर वह अपने दाएं 10 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। उसके बाद वह प्रत्येक बार बाएं मुड़कर क्रमशः इतना इतना, तो बाएं मुड़ेगा बार बार। तो दाएं बाएं मुड़ा, पहले 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर, यानी कि 5 मीटर ऊपर चला गया ये, 15 मीटर आ गया। फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर, तो 5 ये और 10 ये, यहाँ तक आ गया। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में है? तो यहाँ से यहाँ पे है, किसमें? उत्तर में है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की केंद्रिका कौन सी है? तो इसमें केंद्रिका कौन सी होती है? जो बीच में होती है वही तो केंद्रिका होती है ना? तो सी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो भाई 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जिसमें बीच में एक आध दो तुक्के भी रहे हैं। तो 89 अटेम्प्ट हो चुके हैं। बाकी ठीक है, साइंस में काफ़ी उतने ज़्यादा जितने पिछली बार देखा था आपने, तो 78 समथिंग, 76 के आसपास मार्क्स रह गए थे ना। तो इस बार साइंस में एज सच उतने ज़्यादा नहीं थे, न्यूमेरिकल्स तो हैं लेकिन एज सच ऐसे वाले नहीं हैं, ठीक है। हम्म न्यूमेरिकल छुटा है, ये भी, ये न्यूमेरिकल्स और करंट अफेयर क्वेश्चन ही छुटे हैं ना मोस्टली। मैथ्स वगैरह का तो नहीं है। हाँ, ये भी साइंस का ही है। 85, 87, देख लेते हैं एक आधे में तुक्का मारना हो तो, हालांकि 3 मिनट है अभी। तो न्यूमेरिकल में तो क्या ही तुक्का मारोगे आप। इसमें क्या है? साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं, गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं। गर्म जल से क्या मतलब हुआ फिर अपमार्जक का? इन्हें मृदु जल की आवश्यकता होती है, इन्हें ठंडे जल में अच्छी सफाई, ये दोनों तो नहीं होने चाहिए। मृदु जल की आवश्यकता होती है अपमार्जकों को, डिटर्जेंट्स को मृदु जल की आवश्यकता होती है। ऐसा भी कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो पहला है। इस हिसाब से तो इन तीनों ऑप्शन में से पहला ज़्यादा ठीक लग रहा है। मतलब इसका भी नहीं पता, लेकिन ये तीन नहीं लग रहे, इसीलिए पहला शायद हो। देख लेते हैं ना, तुक्का मारने के लिए टाइम तो है ही अपने पास अभी। ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये क्या है? मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है,
तो वे डैश दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। जब एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो वे, यानी कि एक प्रिंटेड सामग्री पर रखा गया मोटे कांच को, तो वे डैश दिखाई देते हैं। उठा हुआ दिखाई देते हैं या फिर नीचे दिखाई देते हैं। मोटे कांच को रखा गया, मोटे कांच के स्लैब को, तो वो तो जूम होकर दिखाई देंगे, उठे हुए दिखाई देंगे ना। यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। परावर्तन दूर हो गया, अपवर्तन। तो सी के साथ जाते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रह गया भाई? 48, 57, 72, ये सब साइंस के न्यूमेरिकल्स हैं। ये क्या है? और ये भी कोई नियम है। 87, एंटासिड, यौगिक प्रति अम्ल के एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटासिड है ना ये प्रति अम्ल। हम्म। नाइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा यौगिक प्रति अम्ल के एक घटक के रूप में कार्य किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड आई थिंक किसके साथ जाते हैं, लेट्स सी, है ना। देखा जाए तुक्का तो लगाते ही हैं। हमने 3-4 तुक्के लगा दिए एंड में गेस करके। लेट्स सी क्या रहता है। बाकी तो बहुत है, 92 अटेम्प्ट हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। सबमिट करते हैं ना, देखते हैं क्या रहता है। तो आज के टेस्ट में भाई हमारे 4 गलत हो गए हैं। अब वो पता नहीं लास्ट वाले जो हमने अटेम्प्ट किए हैं वो गलत हुए हैं या फिर पहले भी हमारे गलत हुए हैं उससे। तो 88 हमारे करेक्ट रहे हैं, 86 मार्क्स इसमें हमारे आए हैं। 8 हमने स्किप किए हैं, ठीक है, तो मार्क्स ठीक है ना। क्योंकि साइंस में एज सच अगेन मैं कह रहा हूँ आपसे, वो न्यूमेरिकल्स उतने मतलब बहुत सारे नहीं थे, जितने भी थे स्किप करने लायक थे। पिछले टेस्ट में आपने देखा होगा 76, इससे मार्क्स 10 कम थे, है ना। क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स ऐसे थे बहुत गंदे गंदे वाले, और स्पेशली साइंस के क्वेश्चंस ही ऐसे थे अजीब अजीब से, है ना। इसमें कम से कम बायोलॉजी के और वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो शायद ठीक हुए होंगे, है ना। तो 4 गलत हुए हैं बस, और 8 हमने स्किप किए हैं। टोटल मार्क्स ये रहे। तो जो भी हमारे गलत हुए हैं और जो भी हमने स्किप किए हैं, इन सब के जो मार्क्स आ जाएंगे कब? 26 तारीख को 9:30 बजे आ जाएंगे। तो जैसे ही इनके मार्क्स आ जाएंगे, जो भी डिटेल डिस्कशन आ जाएगा, इनका डिटेल रिजल्ट आ जाएगा, तो जब हमें पता चल जाएगा कौन से गलत हैं और कौन से स्किप किए हैं, तो उनके सही आंसर के साथ मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उनको, ठीक है, उन क्वेश्चंस को जो हमारे गलत हुए हैं प्लस जो हमने स्किप किए हैं, ठीक है। उन सभी के सही आंसर के साथ उनको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आप पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हो सकता है अभी कुछ दिन थोड़ा सा रेगुलर नहीं रह पाऊंगा मैं, है ना, टाइम की वजह से। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हो और मैसेजेस भी आ रहे हैं आपके लगातार, बट सबके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और आपको एक साथ ये बता देता हूँ कि अभी थोड़ा सा रेगुलर नहीं रह पाऊंगा, है ना, कुछ दिनों तक, हो सकता है 1-1.5 हफ्ते तक, ठीक है। तो कोशिश करूंगा बीच बीच में जैसे समय मिलेगा एक आधा मॉक टेस्ट लगाया जाए, है ना। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, है ना, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जल्दी आपका एग्जाम होगा, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।